हाय अमिन्ना, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं फाइनली ये जुंजीतो कलेक्शन एंड होमुनकुलस वगैरह के अलावा एक न्यू मांगा को कवर करने वाला हूँ। एंड आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी सी होने वाली है। मतलब थोड़ी डिस्गस्टिंग भी हो सकती है, बट ये मुझे पता है कि तुम लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। एंड आज मैं जिस मांगा को कवर करने वाला हूँ उसका नाम है मैनहोल। और ये काफ़ी डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग सी मांगा है। इसकी स्टोरी एक पैरालिसिस के ऊपर है जो लोगों को इन्फेक्ट कर रही है। एंड मैं ज़्यादा हिंट्स ड्रॉप नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी ये मांगा एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, तो तुम्हें पता तो चल ही जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। खाने के लिए कुछ ले आओ, कानों में ईयरफोन्स डालो एंड एंजॉय करो इस अमेजिंग वीडियो को। तो मांगा स्टार्ट होती है एंड हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग अपने डेली यूजुअल एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं। एंड वहाँ पर एक ही बंदा पूरी तरह नेकेड होकर वॉक कर रहा होता है, जहाँ सब उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। एंड तभी हमें उसका एक क्लोज सा लुक दिखाया जाता है जहाँ वो बहुत ही बुरी हालत में लग रहा होता है। एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे कोई सीरियस सी प्रॉब्लम है। एंड तभी वहाँ पर एक बंदा जो फ़ोन चला रहा होता है उसे दिखाया जाता है, जिसका नाम योइची आमामिया होता है, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होता है। एंड उसका ध्यान फोन में होता है। तभी वो उस बंदे से भिड़ जाता है, जहाँ वो बंदा उसकी तरफ देखकर बोलता है मामा। और तभी वो उसके मुंह में ही खुल की उल्टी कर देता है, जिसके वजह से वो उससे जोर से धक्का देता है। एंड वो बंदा पूरी तरह जमीन में सिर के बल गिर के उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत से पुलिस ऑफिसर आए हुए हैं जो उसकी बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जहां हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम केन मिसोगुची होता है और वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन से आया हुआ होता है। जिसके बाद वो लोग उस बंदे के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, जिसे फॉलो करते करते वो लोग एक मैन होल के पास पहुंच जाते हैं। एंड तभी हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम नाओ इनो होता है। एंड तभी केन नाओ को उस बॉडी को फोरेंसिक के लिए भेजने के लिए बोलता है, जिसपे नाओ थोड़ा ब्लश कर रही होती है। एंड तभी एक पुलिस वाला केन के पास आता है जहां उसका नाम इकेमोतो होता है। एंड वो उन्हें पूरी सिनेरियो के बारे में बताता है जो उसके आस पास वाले हार्डवेयर शॉप वालों ने उसे बताया होता है। वो बताता है कि कैसे इस बंदे ने एक लड़के के मुंह पर ब्लड स्पिट कर दिया एंड कैसे उसे धक्का देने की वजह से ये सिर के बल गिर गया और इसकी मौत हो गई। एंड तभी वो पुलिस ऑफिसर केन को एक एविडेंस दिखाता है जिसमें उस लड़के का सेल फोन जो इन सब के बीच में वहाँ पर गिर गया होता है वो होता है। एंड केन उसे देखता है तो उसके अंदर एक लड़की का नंबर होता है, क्योंकि वो उस समय अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। एंड तभी उसका फ़ोन गिर जाता है, जिसके बाद केन उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, जहां हमें दिखाया जाता है उसकी गर्लफ्रेंड को जो अपने फ़ोन को रीच करके पिक करती है, जिसका नाम मीका सेगिगुची होता है। एंड वो पुलिस से बात करती है। एंड तभी आमामिया भी वहां नहा कर आ जाता है। एंड तभी मीका उसे बताती है कि उसे अभी पुलिस वालों का कॉल आया था एंड कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, जहां उसके फेस पर अभी भी थोड़ा ब्लड छूटा हुआ होता है, जिसे मीका लिख कर देती है। एंड तभी आमामिया नोटिस करता है कि उसके चीक पर एक पिंपल हो गया है, जिसके बाद वो लोग मेकआउट करने लगते हैं। एंड अब हमें ऑटोप्सी रूम का सीन दिखाया जाता है जहां उस बॉडी के फोरेंसिक्स चल रहे होते हैं, जहां वहाँ एक मेडिकल एग्जामिनर होता है जो उसके बॉडी पर उन अजीब पॉप्ड वीन्स टाइप की चीज़ों को खोलकर चेक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी उस बॉडी की एक आँख खुल जाती है एंड तभी वो मेडिकल एग्जामिनर नोटिस करता है कि उसके आईज में कुछ तो अजीब है। एंड वो एक ट्वीजर्स की हेल्प से उस वीन टाइप की चीज़ को पुल करके निकालता है। एंड जैसे ही वो उसे पुल करके देखता है तो एक बहुत ही लंबा सा वॉर्म सा होता है जो उसकी आंखों से निकलता है। ऑटोप्सी के रिजल्ट्स आ जाते हैं और उस बंदे के बारे में पता कर लिया जाता है, जहां उसका नाम योशितो होरिकावा होता है। एंड वो लोग उसका एड्रेस भी पता कर लेते हैं जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता होता है। एंड केन और नाओ उसके पेरेंट्स से बात करने के लिए जाने लगते हैं, जहां वो लोग कार से जाने लगते हैं। एंड केन बोलता है जहां कि उसे ये केस बहुत ही नॉर्मल सा लग रहा है। वो बंदा बस एक गधा है जो अपने हेड पर चोट लगने की वजह से मारा जा चुका है। जिसके बाद सीन थोड़ा शिफ्ट होता है एंड हमें वापस से योइची के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ उसके चेहरे में जो पिंपल होता है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। एंड तभी वो डिसाइड करता है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा एंड सब कुछ बताएगा। जहाँ वो जाने लगता है एंड तभी वो एक बहुत ही अजीब सी चीज़ को नोटिस करता है कि उसने काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है, बट उसे भूख भी नहीं लग रही। एंड अब हमें केन और नाओ को दिखाया जाता है जो कितामी के अपार्टमेंट पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ केन उसके डोर के पर नॉक करता है एंड बोलता है कि वो पुलिस से है। नाव की फट रही होती है एंड तभी वो डोर ओपन होता है एंड अंदर से एक बहुत ही बूढ़ी सी लेडी बाहर आती है, जहाँ वो पहला सवाल ही यही करती है कि उसके बेटे ने कुछ करा है क्या। एंड तभी केन उसे बताता है कि कल उनके बेटे की शॉपिंग स्ट्रीट में मौत हो चुकी है एंड वो उनके आइडेंटिटी को कंफर्म करना चाहते हैं, इसलिए आए हैं। एंड ये सुनते ही वो लेडी हंसने लगती है कि तभी वो उन्हें अपने घर के अंदर बुलाती है, जहाँ नाव तो अंदर जाना ही नहीं चाह रही होती है, लेकिन केन तुरंत से अंदर चला जाता है, जहाँ वो लेडी उनके लिए पानी लेकर आती है, जहाँ वो पहचान लेती है कि वो उसका ही बेटा है। एंड इसलिए केन बोलता है कि आपके लिए बहुत अफसोस हुआ। तो वो लेडी सार्कास्टिकली बोलती है, अफसोस हुआ? ये देखो, ये जो मार्क्स है उसने ही मेरे हाथों में किए हैं सिगरेट से। ये जब उसने मुझ पर एस्ट्रे फेंका था, और ये जब उसने मेरे आर्म को स्टैब किया था बॉल पॉइंट पेन से। जिसको सुनकर केन बोलता है, ये सब उसने किया? तो वो लेडी बोलती है, हाँ। वो लेडी बताती है कि योशितो को गैम्बलिंग का एडिक्शन था और वो जब भी पोचिनको में हार जाता था वो उन्हें मारता था, जब तक वो लोग उनसे पैसे ना दे दे। मैं परेशान हो गई थी उससे, और मैंने तो उससे अपने हाथों से मारने की भी कोशिश की थी कितनी बार। और तभी हमें एक सेंटर के बारे में पता चलता है, जहाँ वो लोग ऐसी ही आदतों को सही करने का बोल रहे थे साइंटिफिकली। जहाँ वो बोलती है कि इस सेंटर के बारे में उन्हें एक फोटोग्राफर से पता चला था जो उनके हस्बैंड के ही दोस्त होते हैं, और वो लोग क्या ही कर सकते थे, और ये चीज़ फ्री भी थी, इसलिए उन लोगों ने उसे वहाँ भेज दिया। एंड ये सुनकर केन उनसे उस सेंटर का नाम या लोकेशन के बारे में पूछता है, जो उस लेडी को पता नहीं होता है। एंड तभी वो बताती है कि उस फोटोग्राफर ने उसे एक जगह पर लाने के लिए बोला था बस। और तभी वो केन को एक पेपर दिखाती है जिस पे वो लोकेशन लिखा हुआ होता है, और वो लोग बाहर निकल जाते हैं, जहाँ नाव ताजी हवा खाकर खुश हो जाती है। एंड वो लोग अब उस लोकेशन पर जाने ही वाले होते हैं कि तभी केन को एक कॉल आ जाता है हेडक्वार्टर से। एंड वो लोग अब प्लान चेंज कर लेते हैं एंड हेडक्वार्टर जाने लगते हैं, जहाँ केन नाव से पूछता है, क्या तुम्हें पता है एक फिलाडेसिस क्या होता है? एंड तब वो बताता है कि ये एक पैरासिटिक बीमारी है जो लोगों को इन्फेक्ट करती है। लगता है हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड तभी नाव केन से पूछती है कि क्या वो बंदा इसी की वजह से मारा गया था? तो केन बोलता है, नहीं, वो मरा तो सर के बल गिरने की वजह से ही था, मगर वो सिम्टम्स जो फेस कर रहा था वो इसके वजह से थे। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि आमा मिया को जो पुलिस स्टेशन पहुंच गया होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि उसका पिंपल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो चैप्टर स्टार्ट होती है एंड हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ केन नाओ को उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देता है एंड ऑटोप्सी रूम जाता है, जहाँ वो दो लोगों से मिलता है जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे होते हैं। जहाँ दूसरी तरफ नाओ अमामिया को बैठने को बोलती है एंड उससे नाम और उसके काम के बारे में पूछती है। एंड वो बोलता है कि वो योइची अमामिया है एंड वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। नाओ उसे पूछती है कि क्या तुम बता सकते हो कल तुमने क्या देखा था वहाँ पे? तो वो उसे पूरी कहानी बताता है एंड बताता है कि सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो बट नेकेड था। जहाँ वो थोड़ा याद करके बताता है कि वो बंदा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो याद करता है एंड बताता है कि वो शायद बोल रहा था मामा। जहाँ उसने बार बार उसके पिंपल्स के पास खुजली हो रही होती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके आंखों तक ये पिंपल्स पहुंच चुके होते हैं। जहाँ वो इतना बताकर खड़ा हो जाता है एंड बोलता है, बस फिर वहाँ मेरा फ़ोन गिर गया, यही हुआ था। एंड नाउ उसे लास्ट टाइम कंफर्म करने के लिए पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पर्टिकुलर याद आ रहा है? तो वो सोचने लगता है, जहाँ तभी वो अचानक से सब कुछ भूल ही जाता है। वो क्या बात कर रहा होता है, किससे बात कर रहा होता है, क्यों आया है यहाँ पे, वो सब कुछ भूल जाता है। एंड वो उस लड़की से पूछने लगता है कि तुम कौन हो एंड क्या तुम मेरे पर लाइन मार रही हो? जहाँ तभी वो घर जाने लगता है, जहाँ उसका इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया होता है। उसका पूरा आई इन्फेक्ट हो चुका होता है। जहाँ तभी
वो गेट से बाहर निकलता है एंड रोड से जा रहा होता है कि अचानक से उसका पूरा सर फट जाता है एकदम से। 1, 2, 3, 4 ये वॉर्म्स हो योशितो हिराकावा की दाई आंख से मिले हैं हमें। तो ये एक फिलेरिया है। ये बीमारियां हमेशा कैट्स या डॉग्स के अंदर होती हैं। ये पहली बार है कि हमें एक ह्यूमन का फिलेरिया वाला केस मिला है। ये फिलेरिया लोआ लोआ वॉर्म की तरह है, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ये देखिए, ये एमआरआई उसके ब्रेन के क्रॉस सेक्शन से ली गई है कि ये फिलेरिया इसकी राइट आंख के थ्रू इसके ऑप्टिक नर्व से होते हुए इसकी हाइपोथैलेमस तक पहुंच चुका है। हाइपोथैलेमस ही एक ह्यूमन की डिज़ायर्स को हैंडल करता है। देखने से लगता है कि विक्टिम का आधा से ज़्यादा हाइपोथैलेमस इस फिलेरिया से इन्फेक्ट हो चुका है और इसी वजह से इसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे थे एंड इसके पूरे शरीर पर और इसके नर्वस सिस्टम पर पूरी तरह अफेक्ट हो चुका था। ये बेसिक डिज़ायर्स जैसे भूख, सेक्सुअल डिज़ायर्स या नींद को कंट्रोल करता है। तो एक फिलेरिया जो इंसानों के डिज़ायर्स के साथ खेलता है। केन उससे पूछता है, क्या ये फिलेरिया फैल सकता है? जिसके रिप्लाई में वो बोलता है, हाँ, ये फिलेरिया ब्लड स्ट्रीम में खुद को मल्टीप्लाई कर लेता है और फिर ये ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स जैसे मॉस्किटो, हाउस फ्लाई इनके थ्रू फैल जाता है। और अभी ये इंसेक्ट्स खुद को गर्म रखने के लिए मैन होल्स या ड्रेनेज सिस्टम्स में रेस्ट करते हैं। एंड तभी अचानक से डोर ओपन होता है। नाओ जोर से बोलती है, मिस्टर मिज़ोगुची, यह एक प्रॉब्लम है। वो अमामिया वो अचानक से उठकर चला गया है। एंड तभी अचानक से बहुत तेज आवाज़ आती है एंड सब बाहर की तरफ देखने लगते हैं। एंड तभी हमें अमामिया की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो उसे कॉल लगाने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान सी लग रही होती है। हमें तभी दिखाया जाता है कि वो बहुत ही बुरी तरह से फिलेरिया से इन्फेक्ट हो चुकी है। वो सभी के सभी बाहर आते हैं एंड बाहर आकर वो देखते हैं कि अमामिया का बॉडी जो ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है, जिसका सर नहीं होता, उसकी सर की पूरी तरह भुर्जी बन चुकी होती है। एंड तभी वो डॉक्टर नोटिस करता है कि उन फिलेरिया वॉर्म्स को जो उसके बॉडी से ही निकल रहे होते हैं। हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहां वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उन्हें उन लड़के के बॉडी में से और फिलेरिया वॉर्म्स मिले हैं। जहां वो लोग बताते हैं कि अमामिया जब उस बंदे से मिला होगा तो ये भी इन्फेक्ट हो चुका होगा फिलेरिया से। जहाँ तभी एक बंदा पूछता है कि अगर ये फिलेरिया फैल सकता है तो क्यों ना इसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। तो केन बोलता है, नहीं, ताकि पक्का इसके पीछे कोई ह्यूमन मोटिव है। एंड तभी वो बंदा उन्हें कुछ फोटोग्राफ दिखाता है जिसमें होरिकावा के स्कैल्प पे बहुत ही सर्कुलर से मार्क्स होते हैं जो उन्हें ऑटोप्सी के बाद मिलते हैं। जहां वो ये बताता है कि होरिकावा के बॉडी में उन्हें क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस भी मिले थे। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले उन्हें कुछ प्रोसीड्यूर को फॉलो करने के लिए बोलते हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स उन्हें इन्फेक्ट ना करे। जहां वो लोग उन्हें एक मॉस्किटो रिपेलेंट एंड मेडिकेशंस को लेने को बोलते हैं रोज, और प्लस में उन्हें रोज ब्लड टेस्ट कराने को भी कहते हैं। जिसके बाद हम केन और नाओ को एक जगह जाते हुए देखते हैं जहाँ केन अपनी जेब से वही पेपर निकालता है जिसमें उस सेंटर की लोकेशन होती है जो उस लेडी ने उससे दिया होता है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। वो लोग आसपास नेबर से पता करने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। एंड तभी अचानक से नाओ कुछ नोटिस करती है, एक मैन होल को। एंड तभी वो केन को उससे देखने को बोलती है कि इस मैन होल्स के सारे होल्स प्लग्ड हैं, लेकिन केन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगती है। एंड तभी नाओ केन को समझाती है कि बारिश के समय ये कवर्स प्रेशर से उड़ ना जाए, इसलिए इन्हें में ये होल्स को बनाया जाता है एंड इसलिए ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है एंड इसे इंटेंशनली प्लग किया गया है। एंड केन नाओ की तारीफ करता है एंड नाओ वो फूल जाती है पूरी। एंड तभी केन कुछ नोटिस करता है। वो जब वहाँ जाकर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक क्रोबार पड़ा हुआ होता है। जहाँ केन मैनहोल को देखते हुए बोलता है, मुझे लगा होरिकावा यहाँ पहले आया था जिसके बाद उन्हें किडनैप करके कहीं और लेके गया होगा, मगर लगता है ये मैनहोल ही सेंटर से कनेक्टेड है। जिसके बाद वो लोग उस क्रोबार की हेल्प से उस मैनहोल को ओपन करते हैं। जैसे ही वो 3 गिनकर उसे खोलते हैं वो देखते हैं कि उस मैनहोल के अंदर एक बंदा बहुत ही बुरी सिचुएशन में ट्रैप्ड होता है।
एंड आज की ये वीडियो के लिए काफ़ी है। आज मैंने इस मांगा के चैप्टर 1 से लेकर 5 तक कवर किए हैं। एंड अब मैं टोटली ये सब तुम लोग पे छोड़ता हूँ कि अगर तुम लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए, अगर चाहिए तो कमेंट कर दो। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो। एंड अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम ऐसी अमेजिंग स्टोरीज को मिस ना करो। एंड मैं फिर मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए सायोनारा।